we have a question here and the question says an iron sphere with 10 न्यूटन। अगर आपको कहा गया कि इसका वेट 10 न्यूटन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो उसको उस पर फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन का लग रहा है। तो वो मेंशन है कि an iron sphere with 10 न्यूटन रेस्ट ऑन ए वी शेप्ड ट्रफ, मतलब ये दो दीवार है, ठीक है, और 60 डिग्री के एंगल पे दीवार इंक्लाइंड है और इसमें एक आयरन स्फीयर जो है, सेम आयरन स्फीयर जो है सो यहाँ 3 केसेस में रखे गए हैं। आपसे पूछ रहा है व्हाट आर द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द स्फीयर इन द केस सोन। तो इन तीनों केसेस में नॉर्मल फोर्सेस, ये जो वॉल्स हैं, ये अगर आप इसको वॉल का नामांकन करना चाहें तो मान लीजिए कि ये ए हो गया, दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो अब दोनों वॉल्स के द्वारा इस पे क्या फोर्सेस लग रहा है वो पूछ रहा है। इस केसेस को जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्योंकि इस केसेस में आप देखें तो आपका जो ये स्फीयर है, ठीक है, इस पे एक वेट लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से 10 न्यूटन का नीचे की ओर, 10 न्यूटन का, और इस दबाव की वजह से अगर इस पे फोर्स लगेगा इस सतह पे, यहाँ पे इस वाल पे, तो ये वाल रिएक्ट करेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से जो ऊपर की ओर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसको हम बोलेंगे, अभी बी है, हम लिखते हैं एन ऑफ यहाँ पे बी, ठीक है। एक चीज़ और बताएंगे कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यू सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो यहाँ है, लेकिन इसको प्रेस नहीं कर रहा है। ये जो पूरा का पूरा वेट है वो तो इस जमीन पे जो है सो मतलब इस वाल पे लाई कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भले, लेकिन यहाँ कोई प्रेसिंग की एक्टिविटी नहीं हो रही है। जब प्रेस नहीं होगा तो रिएक्ट कैसे करेगा। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि ये इस पे क्या, ये जो वाल है वो इस पे कोई फोर्स अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, हम कहेंगे कि नहीं, इस केसेस में Na इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों? बिकॉज द वाल ए डज नॉट प्रेसेस द स्फीयर, या फिर स्फीयर कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं हो रही, प्रेस हो ही नहीं रहा जो है सो, इसलिए इसका यहाँ नॉर्मल रिएक्शन Na 0 होगा। और आप देख रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, तो आप लिख सकते हो कि एज द स्फीयर इज इन रेस्ट, एज द स्फीयर इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट में है, मतलब क्या है कि ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं। आप लिख सकते हो एन बी मतलब कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉर्मल फोर्सेस अप्लाइड बाय दिस वाल इज इक्वल टू 10 न्यूटन। आई होप कि ये केस समझ में आ गया हो, क्योंकि हमने पहले ही डिफिनेशंस में बता दिया है कि नॉर्मल केसेस, नॉर्मल फोर्सेस तभी एग्जिस्ट करना स्टार्ट करेंगे जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को प्रेस करेगा, और प्रेस करता है वेट की वजह से। चूँकि यहाँ सारा का सारा वेट नीचे परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इस वाल पे किसी वेट के लगने की गुंजाइश नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे आपको Na जो है नॉर्मल रिएक्शंस ऑन द नॉर्मल रिएक्शंस एक्सर्टेड बाय द स्फीयर, इसमें ऑन वाल ए, और द नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द वाल ऑन द स्फीयर, ये जो होगा ये Na क्या है, अगर आप इसको ले तो ये क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब आते हैं इस केस में। ये केस थोड़ा क्या सिमेट्रिकल केस लग रहा है। सिमेट्रिकल केस कहने का क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है सो जितना वेट बॉडी का ये जो इसका जो मास है, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कहीं ना कहीं दोनों वाल के साथ इक्वली शेयर हो रहा है, ठीक है। सिमेट्रिकल केस में इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों मास के साथ ये इक्वली शेयर हो रहा है इसका वेट जो है सो। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो है सो बिल्कुल ही सिमेट्रिकल होंगे जो है सो। दूसरी चीज़ कि आपका जो है सो ये क्या है कि अगर इसका सेंटर ऑफ स्फीयर ये है, दिस इज़ द सेंटर ऑफ स्फीयर, तो ये जो वाल है वो इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो ये वाल ऐसे, ये हो जाएगा आपका Na का डायरेक्शन। Na इज द नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय दिस वॉल विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर। सिमिलरली ये जो पॉइंट है, यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो भी क्या होगा, इस सेंटर से पास करेगा, और ये फोर्सेस क्या हो जाएगा हमारा, तो NB हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ सिमेट्रिकल केस है तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस का बराबर होगा। अब देखिए ये 60 डिग्री का एंगल है, ये नॉर्मल होगा,
नॉर्मल फोर्स लग रहा है तो ये नॉर्मल 90 डिग्री का ही एंगल होगा, 90 तो इसका मतलब यहाँ पे कितना एंगल बना 120, और 120 बना तो अगर इसके बीच परपेंडिकुलर होगा तो ये इसका मतलब ये 60 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अब जब 60 डिग्री का एंगल होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो सिमेट्रिकल केस है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन जो होगा Na इज इक्वल टू Nb इज इक्वल टू मान लिया कि N के बराबर होगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो Na लगा इसका दो कंपोनेंट हुआ, एक हो गया ये मान लो x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, तो क्या होगा इसका एक कंपोनेंट लगेगा ये इधर एक्सिस Na साइन यहाँ पे 60 डिग्री, ये हो गया Na साइन 60 डिग्री, और यहाँ देखेंगे इधर लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा Nb साइन 60 डिग्री। तो अब आप देखेंगे क्या चीज़ की ये चूँकि क्या है इक्विलिब्रियम में है, दिस स्फीयर इज इन इक्विलिब्रियम, इसलिए आप लिख सकते हो क्या चीज़ की Na साइन 60 इज इक्वल टू Nb साइन 60 कट गया हो, इसलिए Na इक्वल टू Nb आ गया हो। ठीक है, और दूसरा चीज़ देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखो, तो ये हो गया यहाँ ऊपर इसका प्रोजेक्शन ऊपर लोगे तो क्या हो जाएगा Na cos ऑफ 60, और Nb का लोगे तो प्लस Nb cos ऑफ 60। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि Na cos ऑफ 60 प्लस Nb cos ऑफ 60 इज इक्वल टू, नीचे बैलेंस होगा 10 न्यूटन से, ये क्या लग रहा है 10 न्यूटन से बैलेंस होगा, तो यहाँ पे 10, तो Na और Na बराबर है तो आप लिख दो ट्वाइस ऑफ n। ठीक है, और cos ऑफ 60 मतलब 1/2 बराबर 10, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या लगा 10, मतलब ये भी 10 न्यूटन से ऊपर की ओर और ये भी 10 न्यूटन से ऊपर की ओर कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, तब जा कर के जो है तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब जरा सा हम इसको देखते हैं, इस केसेस में आपको क्या लग रहा है कि ये जो वेट है दोनों वाल पे सारा का सारा वेट जो है सो बैलेंस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्फीयर इसको प्रेस करेगा, तो यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे स्फीयर के सेंटर से पास होना चाहिए, स्फीयर का सेंटर ऐसा होगा परपेंडिकुलरली पास होगा, मतलब ये हो गया आपका NB का डायरेक्शन। ठीक है, और Na अब देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, तो ये इसके ऐसे पास करेगा, ये क्या होगा ये हो गया आपका Na का डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि आपका एंगल कितना बचा, ये हो गया 90, यहाँ भी 90, ये 120। ठीक है, 120 तो ये क्या हो गया 60 डिग्री, ये पूरा का पूरा एक सिंगल लाइन है, तो ये क्या होगा 60 डिग्री। अब जब ये 60 डिग्री हो गया तो अगर आप इसको मतलब बनाएंगे इसका इस पे इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, अगर पॉइंट इसका फिर बड़ी डायग्राम जिसको हम बोलते हैं कि इस पे लगने वाला फोर्स को आप बनाएं, तो एक फोर्स लगा इस पे इधर, जिसको हम बोलते हैं Na। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, तो ये मेरा जो हॉरिजेंटल है, क्योंकि ये जो नॉर्मल है वो कम्प्लीटली मेरा हॉरिजेंटल के पैरेलल ही है, इसके साथ ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और एक मेरा है NB जो मेरा इधर की ओर है, दिस इज माई NB। ठीक है, और इस स्फीयर का वेट एक नीचे की ओर लग रहा है, ये जिसको हम बोलेंगे mg वेट लग रहा है। ठीक है, तो अब प्रोजेक्शन ले लो, इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में जब प्रोजेक्शन लोगे तो इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Na cos ऑफ 60, और वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लोगे तो Na साइन ऑफ 60। ठीक है, तो जब प्रोजेक्शन लिए ये आया, ठीक है, और जब ये आया तो अब आप बताओ कि इसका प्रोजेक्शन क्या, इसका कोई वर्टिकल प्रोजेक्शन तो होगा नहीं, तो सीधे लग रहा है हॉरिजॉन्टली। तो अब आप कैसे इसको, जब इक्विलिब्रियम में है, चूँकि स्फीयर इक्विलिब्रियम में है, तो अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, चलो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। आप लिख सकते हो क्या चीज़ कि Na और साइन 60 इज इक्वल टू mg, जो कि आपका दिया हुआ 10 न्यूटन, इसका दे रखा है कि इसका वेज कितना है 10 न्यूटन है, तो इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो आप लिख सकते हो कि Na इज इक्वल Na इंटू साइन 60 रूट अंडर 3/2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो Na बराबर क्या आ गया, तो 20√3। और दूसरा आप लिख सकते हो NB इज इक्वल टू Na cos 60
तो एन ए कितना है 20/√3 और इंटू कॉस 60 1/2, तो ये हो गया 10/√3 न्यूटन। न्यूटन सब जगह न्यूटन, न्यूटन समझिए, न्यूटन जो है सो फोर्स का यूनिट होता है, तो उसको लिखना पड़ेगा आपको। तो ये मेरा सवाल, इसे क्या नोट्स कर, आप इस केसेस से क्या समझे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भले ही हो, लेकिन लगना चाहिए कि वेट अप्लाई हो रहा है, जो नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ के द्वारा यहाँ पर जो कांटेक्ट फोर्सेस था हमने उसको n = 0 माना। और ये जो है ऑब्वियस है कि जो अपोजिट कांटेक्ट फोर्स